नमस्कार प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपको इंफॉर्मेशन अबाउट हार्मोन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स के बारे में सभी आवश्यक जानकारी और रासायनिक समन्वयन, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन्स रासायनिक समन्वयन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में शामिल है होम्योस्टेसिस मतलब समस्थिरता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जो कि केवल जंतुओं में होता है, ठीक है। यह क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। इंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतःस्रावी विज्ञान, यह क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स और टाइप ऑफ हार्मोन्स, इन 6 टॉपिक को मैं इस वीडियो में बताया हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसलिए आप हर बार की तरह कापी कलम लेकर के बैठें, क्योंकि हमने इसे नोट्स की तरह बनाया है ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस को हिंदी में बोला जाता है समस्थिरता, ठीक है। समस्थिरता, यह होम्योस्टेसिस क्या है तो इसकी डिफिनेशन होती है दोज सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, वह स्वनियमित, ठीक है, वह स्वनियमित क्रियाएं डैट जो कि टेक प्लेस इनसाइड एनिमल्स, जो कि केवल जंतुओं में होती हैं या पौधों में नहीं होती है, ठीक है। ड्यू टू विच, जिसके कारण देयर इंटरनल इन्वायरमेंट, उनका अंत वातावरण, ठीक है, रिमेन्स बैलेंस्ड, मतलब बैलेंस मतलब बैलेंस में बना रहता है, रिमेन्स मीन्स बना रहता है, आर कॉल्ड होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस कहलाती है। जंतुओं के अंदर होने वाली वह स्वनियमित या स्वनियमन प्रक्रियाएं जिससे उनका अंत वातावरण संतुलित बना रहता है, होम्योस्टेसिस कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने भोजन किया, ठीक है, आप भोजन किए तो भोजन में बहुत से घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो इन सब को डाइजेस्ट करना है, पचाना है। तो आप तो नहीं सोच रहे हैं कि पचाना है, ठीक है, शरीर में भोजन गया और ऑटोमेटिक एंजाइम्स, क्या आपने खाया है शरीर उसको समझ जाएगा और फिर एंजाइम्स निकल करके शरीर जो आपने भोजन खाया है उसे डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यह क्या है, यह होम्योस्टेसिस कहलाती है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको ठंडा लग रहा है, ठंड लग रही है, ठीक है, तो शरीर कांपने लगता है, तो कांपने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, ठीक है। मांसपेशियों में जब कंपन होता है ऑटोमेटिक, तो उससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो इससे कुछ ऊर्जा बनती है, ठीक है, हीट बनती है, जिससे कि ठंडा कम लगने लगता है। यह आप कक्षा 12 में क्लास 12th में पढ़े होंगे। इसी तरह से जब अधिक गर्मी लगता है, ठीक है, तो आपके शरीर पर पसीना निकलने लगता है, तो जो वह पसीना जो वातावरण इन्वायरमेंट में जो एयर है, एयर फ्लो मतलब हवा जो बह रही है, उससे जब पसीना संपर्क में आता है तो शरीर कुछ ठंडा हो जाता है। इससे शरीर का बैलेंस बना रहता है। कौन बैलेंस? आंतरिक वातावरण, ठीक है, अंत वातावरण जो है संतुलित बना रहता है। तो यह सब प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? होम्योस्टेसिस। यह गुण केवल जंतुओं में ही होता है। अब हम बात करते हैं, होम्योस्टेसिस 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के जीआर मीन्स ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, होम्योस मतलब सेम और स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग मतलब बने रहना, या स्टेइंग मतलब सेम बने रहना, ठीक है। या इस 2 शब्दों से मिल करके होम्योस्टेसिस शब्द बना है, जो कि ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, इनसे मिल करके होम्योस्टेसिस शब्द बना है। अब होम्योस्टेसिस शब्द किसने दिया? होम्योस्टेसिस शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो वाल्टर बुकैनन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञानी। वाल्टर बुकैनन नाम के एक जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने 1932 में, सन 1932 में होम्योस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। अब देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम एट वर्क फॉर होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस प्रक्रिया हो रही है शरीर में, होम्योस्टेसिस प्रक्रिया, होम्योस्टेसिस प्रोसेस हो रहा है, तो इसे कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें शरीर में अनेक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और तमाम सिस्टम है, जैसे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, अनेक सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, तमाम सिस्टम है। तो आखिर कौन से सिस्टम हैं जो कि होम्योस्टेसिस प्रक्रिया में, प्रोसेस में भाग ले रहे हैं या होम्योस्टेसिस कराने में शामिल हैं? तो 2 सिस्टम है। कितने? 2। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम एट वर्क फॉर होम्योस्टेसिस, जो होम्योस्टेसिस के लिए काम करते हैं। तो पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है जो कि होम्योस्टेसिस प्रक्रिया में भाग लेता है। और यह किसके द्वारा? और दूसरा सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन है? इंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र। दूसरा सिस्टम कौन है? अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। अब
न्यूरल सिस्टम यदि तंत्रिका तंत्र होम्योस्टेसिस प्रक्रिया में भाग ले रहा है तो आखिर क्या किसके द्वारा ले रहा है, आखिर यह कैसे होम्योस्टेसिस क्रिया करवा रहा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स मतलब विद्युत रासायनिक आवेग, इम्पल्स मीन्स आवेग मतलब संवेदना, और न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स आवेग मतलब संवेदना, विद्युत रासायनिक संवेदना, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन हो गया, एसिटिलकोलिन हो गया इत्यादि के द्वारा न्यूरल सिस्टम चलता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यह मैनेज किया जाता है, तो इनके द्वारा जो है यह होम्योस्टेसिस क्रिया करवाता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम यदि होम्योस्टेसिस क्रिया में शामिल है तो यह किसके द्वारा होम्योस्टेसिस को नियंत्रित करता है, यह हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है, हार्मोन्स मीन्स केमिकल मैसेंजर मतलब रासायनिक संदेश वाहक, रासायनिक संदेश वाहक। ये हार्मोन्स की डिफिनेशन भी है, एक लाइन में यदि कोई पूछे कि हार्मोन्स क्या है तो आप बता सकते हैं हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। तो नर्वस सिस्टम जो है वह इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स मतलब विद्युत रासायनिक संवेग आवेग या न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा होम्योस्टेसिस प्रक्रिया में शामिल होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के द्वारा होम्योस्टेसिस क्रिया को नियंत्रित करता है। तो होम्योस्टेसिस टॉपिक जो है यह आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम है वह क्या है। ठीक है, या इंडोक्राइन सिस्टम की डिफिनेशन क्या है यह भी जानना जरूरी है। तो इसकी डिफिनेशन है इट इज ए सिस्टम, यह एक तंत्र है मेड अप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है, फाउंड इन एनिमल्स जो कि जंतुओं में पाया जाता है, विच हेल्प इन मेंटेनिंग जो कि मेंटेनिंग में मदद करता है क्या, होम्योस्टेसिस थ्रू हार्मोन्स, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में मदद करता है थ्रू हार्मोन्स, किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। अब इसकी जो हिंदी होगी, यह जंतुओं में पाया जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथियों से बना हुआ सिस्टम है जो हार्मोन्स के द्वारा होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करता है। इसे क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड इंडोक्राइन सिस्टम। यह इंडोक्राइन सिस्टम की डिफिनेशन हो गई। अब द स्टडी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंडोक्राइनोलॉजी। इस सिस्टम के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इंडोक्राइनोलॉजी। जैसे हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, ठीक है, और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। इसी तरह से इंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है जब, तो यह क्या कहलाता है, इंडोक्राइनोलॉजी या जीव विज्ञान की वह शाखा। यदि कोई पूछ दिया आपसे या एग्जाम में लिखने के लिए आ गया कि इंडोक्राइनोलॉजी की डिफिनेशन लिखिए, तो आप लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, वह इंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, परिभाषा बनाई जाती है तुरंत। अब इस तंत्र के अध्ययन को अंतःस्रावी विज्ञान, हिंदी में अंतःस्रावी विज्ञान और इंग्लिश में इंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। अब थॉमस एडिसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन को, ठीक है, थॉमस एडिसन को फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है या अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि ही डिस्कवर्ड इन 1855 दैट, इसको क्या बोला जाएगा 1855 को, 1000 और 1855 ऐसा भी बोला जा सकता है। चलिए हम 1855 ही बोलते हैं। दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्टिकल पोर्शन, क्योंकि इन्होंने 1855 में खोज किया था, डिस्कवर किया था डेट की डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट कर देना ऑफ द कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ ए पर्सन्स एड्रीनल ग्लैंड्स, किसी व्यक्ति के एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल भाग मतलब वल्कली भाग को डिस्ट्रक्शन मीन्स नष्ट कर देने से, केज्ड मतलब से के कारण ये डिजीज एक रोग हो जाता है, नो जिसे अब मतलब अब के समय में एडिसन्स डिजीज मतलब एडिसन का रोग कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि एडिसन के रोग में सोडियम और इसके साथ साथ जल की काफी मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाने से शरीर का निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है और रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर अत्यधिक घट जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त रुधिर में शर्करा की कमी तथा पोटेशियम की बहुतायत मतलब अधिकता हो जाती है रहने से पेशियां विशेषतः हृदय पेशियां यकृत और मस्तिष्क कमजोर हो जाता है तथा उपापचयी दर मतलब मेटाबॉलिक रेट जो है और शरीर का ताप घट जाता है, हृदय स्पंदन भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो यह रोग क्या होता है, एडिसन का रोग होता है। यह क्यों होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स
से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनके न बनने से, क्योंकि क्षति हो जाती है एड्रिनल कार्टिकल पोर्शन का, एड्रिनल्स ग्लैंड के कार्टिकल पोर्शन का जब क्षति हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन, तो उसके हार्मोन्स शरीर में बन नहीं पाएंगे, नहीं मिलेंगे हार्मोन्स। इस कारण से शरीर का निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसे ही आज एडिसन्स का रोग बोला जाता है। तो इस रोग को सर्वप्रथम थॉमस एडिसन ने 1855 में पहचाना था और बताया था, इसलिए थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतःस्रावी विज्ञान का पिता बोला जाता है। ठीक है, इसकी हिंदी देख लेते हैं। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सन 1855 में पता लगाया कि किसी व्यक्ति की आधुनिक अधिवृक्क ग्रंथि के वल्कली भाग को नष्ट कर देने पर एक रोग हो जाता है जिसे अब एडिसन का रोग कहा जाता है। तो इस रोग में विशेषतः सोडियम की कमी और पोटेशियम की अधिकता हो जाती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? एडिसन का रोग। जब हम हार्मोन्स के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे, प्रत्येक ग्रंथि प्रत्येक ग्लैंड के बारे में अलग अलग, तो उसमें हम विस्तार से बताएंगे। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझते हैं। हमने इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझ लिया, अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। तो इसकी डिफिनेशन है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स फ्रॉम विच हार्मोन्स आर सेक्रेटेड। ठीक है, यह नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन्स का स्राव करती हैं, या हार्मोन्स का स्राव करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां या इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। कैसे भी परिभाषा हो सकता है। यह नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं, या हार्मोन्स का स्राव करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियां इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। यह इसकी डिफिनेशन हो गई। अब व्हाट इज हार्मोन्स? अब हार्मोन्स क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां के बारे में हमने बता दिया, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। शरीर में ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, आपको जानना चाहिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं होती हैं और जिनका स्राव विशेषतः एंजाइम्स होते हैं, वह क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथियां। जैसे मान लीजिए कि एंजाइम्स बना रहा है जो है कि मुंह की पैरोटिड ग्रंथि, सबमैक्सिलरी ग्रंथि, ठीक है, और सब मेडुबल ग्रंथियां जो लार ग्रंथियां हैं उनमें क्या है? नलिकाएं हैं, और नलिकाएं आई हैं मुख गुहा मतलब ओरल कैविटी में खुली हैं। ठीक है, तो वहां से उन ग्रंथियों से एंजाइम्स बन रहे हैं, लार बन रही है। ठीक है, और भी एंजाइम्स उसमें होते हैं, टाइलिन इत्यादि, तो वे सब नलिकाओं के माध्यम से मतलब डक्ट के माध्यम से मुंह में आते हैं। तो ये कौन सी ग्रंथियां हो गई? इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड में नलिकाएं नहीं होती, इनका जो स्राव होता है वह सीधे ऊतक द्रव में, ऊतक द्रव मतलब ब्लड में मुक्त होता है, रिलीज होता है। ठीक है, और फिर पूरे खून में, पूरे ब्लड में जो है रक्त में फैल जाता है। तो वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। और कुछ होती हैं मिक्स्ड ग्रंथियां, ठीक है, मतलब मिश्रित ग्रंथियां, जैसे अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है? हार्मोन्स भी बनाता है और एंजाइम्स भी बनाता है। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं पेंक्रियाज में। तो एक क्या हो गई? मिश्रित ग्रंथि हो गई। तो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, केवल हम यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? यह नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ठीक है, या हार्मोन्स बनते हैं। अब हार्मोन्स क्या है, इसकी भी डिफिनेशन होती है, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, ये रासायनिक संदेशवाहक हैं, डैट जो कि आर सेक्रेशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, जो कि डक्टलेस ग्लैंड के स्राव होते हैं, विच जो कि आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड, जो कि सीधे ऊतक द्रव में रिलीज हो जाते हैं, डायरेक्ट रिलीज होते हैं। मतलब ग्रंथियों से बने इंडोक्राइन ग्लैंड से जैसे ही बनेंगे वे डायरेक्ट रक्त में, ब्लड में, ठीक है, या ऊतक द्रव्य में रिलीज हो जाएंगे। इनमें ये नलिकाओं के माध्यम से नहीं पहुंचते। ठीक है, रिलीज हो जाएंगे। फिर विच जो कि देन मिक्स विद द ब्लड, जो कि फिर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, और फिर पूरे बॉडी में संचरित हो जाते हैं, सर्कुलेट हो जाते हैं। ठीक है, परिवहनित हो जाते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी? ये रासायनिक संदेशवाहक हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों के स्राव होते हैं। ये रासायनिक संदेशवाहक हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों के स्राव होते हैं, स्राव मतलब उनसे बनते हैं, जो सीधे ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं, जो फिर रक्त में मिलकर सारे शरीर में संचरित हो जाते हैं। यहाँ पर केवल ऊतक द्रव रहेगा। ठीक है, ऊतक द्रव में मुक्त होते हैं और जो फिर रक्त में मिलकर सारे शरीर में संचरित हो जाते हैं। इतना समझ में आया आपको? हार्मोन्स क्या है? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स के कितने प्रकार हैं? हार्मोन्स क्या हैं? आप एक लाइन में बता सकते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, लेकिन यदि डिफिनेशन लिखना है
एक अच्छी तरह से, तो इसकी प्रॉपर डिफिनेशन यही होगी, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सेक्रेशंस ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड व्हिच देन मिक्स विथ द ब्लड एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। इसमें हार्मोन्स के बारे में इतने में हमने बहुत कुछ बता दिया। अब टाइप ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो हार्मोन्स विशेष रूप से 4 प्रकार के होते हैं, या हार्मोन्स को 4 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरी। हार्मोन्स विशेषतः 4 मुख्य कैटेगरी मतलब वर्गों में क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत हैं। अब इसमें पहला जो वर्ग है वह है प्रोटीन हार्मोन्स का। हार्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में आप जानिए। प्रोटीन हार्मोन्स क्या हैं? दीज आर पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स हैं, मतलब जब कई अमीनो अम्ल मिल करके एक श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, कई अमीनो अम्ल के मोनोमर्स, मतलब एकलक, हिंदी में एकलक बोला जाता है। आपका अच्छा 12th में जो केमिस्ट्री का अंतिम पाठ है उसमें आपको एकलक बहुलक पॉलीमर्स का मिलेगा चैप्टर। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो आप एकलक मतलब मोनोमर्स और बहुलक मतलब पॉलीमर्स के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो दीज आर पेप्टाइड्स, फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पेप्टाइड्स वे होते हैं जब कई एमिनो अम्ल मिल करके एक श्रृंखला बनाते हैं तो उसे पेप्टाइड श्रृंखला बोली जाती है। पेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला को चेन बोला जाता है इंग्लिश में, पेप्टाइड चेन। दीज आर पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स हैं मेड अप 3 to 200 एमिनो एसिड मोनोमर्स, 3 से 200 एमिनो एसिड के एकलकों से। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें 200 प्रकार के एमिनो अम्ल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही एमिनो अम्ल हो सकता है, उसके 200 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या 2, 4, 6 एमिनो अम्लों के 200 मॉलिक्यूल्स मिल करके 3 से 200 तक के। इसमें जो प्रोटीन हार्मोन्स में जो होता है वह 3 से 200 एमिनो एसिड के मोनोमर्स मतलब एकलक मिल करके पेप्टाइड चेन बनाते हैं और फिर वह प्रोटीन हार्मोन्स कहलाता है। इतना समझ में आया? ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल एमिनो अम्ल तो 20 ही प्रकार के होते हैं, 10 एजेंटल और 10 नॉन एजेंटल। तो 200 एमिनो एसिड कहाँ से आएंगे? 200 टाइप के नहीं आएंगे, उन्हीं में से 200 मोनोमर्स मतलब एकलक 3 से 200 तक प्रोटीन हार्मोन्स के पेप्टाइड्स में होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हिंदी की। ये 3 से 200 एमिनो अम्ल एकलकों के बने पेप्टाइड्स होते हैं। मतलब यदि प्रोटीन हार्मोन्स की बात की जाए तो इसमें 3 एमिनो अम्ल भी हो सकते हैं और 3 से 200 तक एमिनो अम्ल भी हो सकते हैं। ये प्रोटीन हार्मोन्स की विशेषता है, अब ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्लैंड्स दैट सिंथेसिस देम ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वह ग्रंथियां जो इस हार्मोन्स को बनाती हैं, किसको? प्रोटीन हार्मोन्स को बनाती हैं, वह भ्रूणी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। भ्रूणी एक्टोडर्म मतलब बाहरी लेयर और एंडोडर्म मतलब आंतरिक लेयर से ओरिजिनेट मतलब बनी होती है वह ग्रंथियां। इसका हिंदी आप देखिए, वह ग्लैंड, ठीक है, इनका संश्लेषण करने वाली ग्रंथि की उत्पत्ति मतलब निर्माण भ्रूणी एक्टोडर्म व एंडोडर्म लेयर से होती है, ठीक है। यहाँ लेयर रहेगा, लेयर मतलब परत से होती है। इतना समझ में आया? और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लैंड्स लाइक पैराथायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पैंक्रियाज सेक्रेट्स प्रोटीन हार्मोन्स। अब प्रोटीन हार्मोन्स कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पैंक्रियाज आदि जो ग्रंथियां हैं अग्नाशय, वो क्या बनाती हैं? प्रोटीन हार्मोन्स बनाती हैं। इसकी हिंदी होगी पैराथायराइड, पीयूष, हाइपोथैलेमस और अग्नाशय आदि ग्रंथियां प्रोटीन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इंसुलिन, पैराथार्मोन, इंसुलिन किससे बनता है? अग्न्याशय से, पैंक्रियाज से, ठीक है। पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से। सोमेटोट्रापिन क्या है? वृद्धि हार्मोन है, जो कि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से बनता है। और GHRH ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि हाइपोथैलेमस से बनता है, ठीक है। और GHIH ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटर हार्मोन्स, ठीक है, या इनहिबिटरी हार्मोन्स मतलब कि वृद्धि हार्मोन्स। GHRH जो है हाइपोथैलेमस से बनता है, यह वृद्धि हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है। वहीं GHIH जो हार्मोन्स है वह भी हाइपोथैलेमस से बनता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स के स्राव को रोकता है। और PRH जो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ठीक है। यह जो है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से बनता है और इसको रोकने में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है बनता है। आप प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी पिट्यूटरी ग्रंथि से ही बनता है और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से बनता है, जो कि प्रोलैक्टिन
पिट्यूटरी ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बनाने को बोलता है, ठीक है, रिलीज होने को बोलता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो ये तीन जो है GHRH, GHIH और PRH ये हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। वहीं सोमेटोट्रोपिन जो है वृद्धि हार्मोन कहलाता है, यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पैराथार्मोन पैराथायराइड से और इंसुलिन अग्नाशय से। यदि आपको कोई पूछ दिया प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जाम्पल दो तो आप इनमें से कोई भी बता सकते हैं या सभी बता सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम दूसरे हार्मोन्स टाइप की बात करते हैं, वह क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन्स। इसे क्या बोला जाता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, दीज आर लिपिड्स, ये वसाएं हैं ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जो कि कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न होती हैं। ड्राइव्ड मीन्स व्युत्पन्न मतलब बनती हैं या कोलेस्ट्रॉल से बदल जाती हैं। ये पहले कोलेस्ट्रॉल होती हैं फिर वे लिपिड में बदल जाती हैं। ड्राइव्ड मतलब व्युत्पन्न हिंदी में। विच हैव ए स्टेरॉयड न्यूक्लियस, जो कि एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस रखती हैं इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अपनी आणविक संरचना में एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस मतलब स्टेरॉयड केंद्रक रखती हैं। जो प्रोटीन हार्मोन्स था वो तो केवल पेप्टाइड चेन थी, 3 से 200 अमीनो अम्लों के एकलकों की मोनोमर्स की बनी हुई। लेकिन जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है यह लिपिड होती है। लिपिड मतलब वसा होती है, कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न वसाएं होती हैं जिनमें एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस एक स्टेरॉयड केंद्रक भी पाया जाता है। इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में स्टेरॉयड न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं जिनकी अणु संरचना में स्टेरॉयड केंद्रक भी पाया जाता है। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द ग्लैंड सेल दैट सेक्रेट्स देम, वह ग्रंथि कोशिकाएं जो इन्हें बनाती हैं, ठीक है, ग्रंथि कोशिकाएं जो इन्हें बनाती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, भ्रूणीय मेसोडर्म मतलब मध्य की जो परत है मेसोडर्म, उससे इन ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है। किनकी, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाती हैं उन ग्रंथियों की उत्पत्ति जो होती है भ्रूणीय मतलब एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से होती है। इतना समझ में आया। प्रोटीन हार्मोन्स को जो ग्लैंड बना रही थी उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही थी, भ्रूणीय एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। लेकिन मेसोडर्म से जिन ग्रंथियों की उत्पत्ति होगी और ओरिजिन होगा वह स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाएंगी। अब इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इनका श्रावण करने वाली ग्रंथि कोशिकाओं की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इसका हिंदी आप जान गए। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड एच का मीन्स हार्मोन्स, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्टिकल पार्ट एंड गोनोड्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। यहाँ पर कुछ कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कुछ गलत लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनोड्स, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स को कौन सी ग्रंथियां बना रही थी उसे हमने बता दिया। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स को जो ग्रंथियां बनाती हैं वो कौन है, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड मतलब अधिवृक्क ग्रंथियों का वल्कलीय भाग। इसमें दो भाग होता है एड्रिनल ग्लैंड में, एक कॉर्टिकल पार्ट और एक मेडुलरी पार्ट, ठीक है, मतलब मध्य का जो भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, मेडुलरी पार्ट, और जो बाहरी सरफेस वाला पार्ट होता है वह क्या होता है, कॉर्टिकल पार्ट होता है। तो जो कॉर्टिकल पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि का उससे, और गोनोड्स मीन्स जनन मीन्स जो जनन अंगों की ग्रंथियां हैं ह्यूमन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पुरुषों में टेस्टिज हो गए, वृषण जिनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और स्त्रियों में अंडाशय हो गया, अंडाशय से एस्ट्रोजन्स इत्यादि स्रावित होते हैं। इतना समझ में आया। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं फिर। अधिवृक्क ग्रंथि के वल्कलीय भाग व जनदों से स्टेरॉयड हार्मोन्स स्रावित होते हैं। इतना आपको जानना चाहिए कि स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या है, यह कहाँ से स्रावित होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सब बता रहा हूँ। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, मिनरलोकार्टिकोइड्स, ठीक है, मिनरलोकार्टिकोइड्स और ग्लूकोकार्टिकोइड्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस। मिनरलोकार्टिकोइड्स और ग्लूकोकार्टिकोइड्स ये दो हार्मोन्स हैं जो कि अधिवृक्क ग्रंथि के वल्कलीय भाग कॉर्टिकल पार्ट से स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से स्रावित होता है, और एस्ट्रोजन जो है वह अंडाशय मतलब इसे ओवरी बोला जाता है ना, उससे स्रावित होता है एस्ट्रोजेंस। तो इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, स्टेरॉयड हार्मोन्स के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं तीसरे टाइप की। तीसरे टाइप क्या है, हार्मोन्स ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन्स, एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन्स, ठीक है। एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न मतलब जो अमीनो अम्लों से बनते हैं। एमिनो अम्लों से प्रोटीन हार्मोन्स भी बनते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि उसमें 3 से 200 तक के
एमिनो अम्लों के मोनोमर्स मतलब एक अलग पाए जाते हैं। और इस तीसरे टाइप में केवल 1 से 2 या तो एक ही एमिनो अम्ल रहेगा या तो कभी कभी 2 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है। तो इस एमिनो अम्ल को दूसरे वर्ग में रखा जाता है जिसे एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन्स सीधे बोला जाता है। इसका कोई ऐसा अलग नाम नहीं है कि प्रोटीन हार्मोन्स या स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। इसे इतना लंबा नाम दिया गया है, एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन्स। इनकी क्या खासियत है? दीज आर द स्मॉलेस्ट इन स्ट्रक्चर, यह संरचना में सबसे छोटे होते हैं, संरचना में सबसे छोटे होते हैं। एंड आर मेड अप ऑफ 1 or 2 एमिनो एसिड, जो कि 1 या 2 एमिनो एसिड मोनोमर से बने होते हैं। अब ये रचना में सबसे छोटे होते हैं और 1 या 2 एमिनो अम्लों से बने होते हैं। अब इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ क्या है? दीज हार्मोन्स आर मोस्टली ड्राइव्ड, ये हार्मोन्स विशेषता मतलब व्युत्पन्न होते हैं फ्रॉम, ड्राइव्ड मतलब व्युत्पन्न होते हैं मतलब बनते हैं फ्रॉम एमिनो एसिड, एमिनो एसिड मतलब एमिनो अम्लों से, लाइक जैसे टायरोसिन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफान, ये 3 विशेष एमिनो अम्ल हैं जिन इन्हीं से ये हार्मोन्स मतलब एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन्स बनते हैं। विच आर सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स, अब कहाँ बनते हैं? थायराइड ग्रंथि में बनते हैं। एंड मेडुलरी पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के जो मध्य का भाग है, ठीक है, मध्यांश भाग मेडुलरी पार्ट उसमें, और द पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि से ये जो एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन्स हैं बनते हैं। मास्ट सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स, और कहाँ बनते हैं? मास्ट कोशिकाएं जो कि उत्तकों में पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं, सबसे छोटी नहीं होती हैं लेकिन छोटी कोशिकाएं होती हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स मतलब रक्त के में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं ये भी हार्मोन्स का स्राव करती हैं, और मास्ट कोशिकाएं भी स्राव करती हैं। प्लेटलेट्स का काम केवल रक्त को, ब्लड को जमाना ही नहीं है, ये हार्मोन्स का भी स्राव करती है प्लेटलेट्स। यदि आप नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। और किस प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती हैं? 1 या 2 एमिनो अम्लों से बने हुए जो एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन्स हैं उनका स्राव करती है। मास्ट कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, पिनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड का मेडुलरी पार्ट और थायराइड ग्लैंड। और इस हार्मोन्स में विशेषतः कौन से एमिनो अम्ल होते हैं? टायरोसिन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफान एमिनो अम्ल होते हैं। इसकी हिंदी आप समझ जाइए। ये हार्मोन्स अधिकांशतः टायरोसिन, हिस्टिडीन तथा ट्रिप्टोफान इत्यादि एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न होते हैं, जो थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के मज्जक भाग मतलब मध्य भाग, पीनियल ग्रंथि, मास्ट कोशिकाएं व रक्त के प्लेटलेट्स से स्रावित होते हैं। इतना समझ में आया? ये हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं और किन एमिनो अम्लों से व्युत्पन्न होते हैं, ये आपके समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब उदाहरण क्या है? तो इसमें सीरोटोनिन नामक एक हार्मोन्स है जो कि फ्रॉम ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स से बनता है, ब्लड प्लेटलेट्स जिसे बनाती है, ठीक है, से बनता नहीं। ब्लड प्लेटलेट्स ऐसा नहीं कि ब्लड प्लेटलेट्स टूट करके सेरोटोनिन बन जाएगा, नहीं। फ्रॉम ब्लड प्लेटलेट्स, फ्रॉम मतलब से, ब्लड प्लेटलेट्स में या ब्लड प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो हैं वह सेरोटोनिन हार्मोन्स को बनाती हैं। वहीं मेलेटोनिन हार्मोन्स फ्रॉम पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि जो है वह किसे बनाती है? मेलेटोनिन हार्मोन्स को बनाती है। इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हम चौथे हार्मोन्स की बात करते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इकोसानोइड्स, ठीक है, इकोसानोइड्स हार्मोन्स, इकोसानोइड हार्मोन्स, ये चौथा ग्रुप है हार्मोन्स का। इसकी क्या विशेषता है? इकोसानोइड्स आर सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब अकेले अणु होते हैं, मतलब सिंगली मतलब अकेले अणु होते हैं। मेड बाय द एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन और ऑफ एरिकडोनिक, ठीक है, एरिकिडोनिक और एरिकोडेनिक एसिड जो है एक वसी एसिड होती है, और अदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड मतलब, पॉली मतलब बहु, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त फैटी एसिड मतलब असंतृप्त मतलब जो न जमे, और जो वसा जम जाती है जैसे घी हुआ, नारियल का तेल हुआ, यह क्या होती है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। और जो जैसे तेल हुआ, सरसों का तेल और भी जो तेल है, ठीक है, उनमें कौन सी वसा होती है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। तो इनसे ये व्युत्पन्न होते हैं। डेट आर सिमिलियर मतलब किसके समान होते हैं? एरिकिडोनिक एसिड के समान होते हैं। अराउंड 20 कार्बन यूनिट्स इन लेंथ, और लगभग जो है कि 20 कार्बन यूनिट्स की लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई के बराबर इनकी लंबाई होती है। यदि 20 कार्बन चेन को, एक चेन ले कार्बन की जिसमें 20 मॉलिक्यूल्स हो कार्बन के, तो उतनी जितनी लंबाई होगी उतनी इन हार्मोन्स की लंबाई होती है। इनकी हिंदी हम देखते हैं। इकोसानोइड्स एराकिडोनिक एसिड या अन्य पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एंजाइमेटिक या गैर एंजाइमेटिक ऑक्सीकरण द्वारा बनाए गए अणु होते हैं, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड और अन्य पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीकरण मतलब इनके टूटने से, इनके जारण से, ठीक है, इनके टूटने से या इनके ये बदल जाते हैं, ठीक है, इनके ऑक्सीकरण से
इकोसानोइड्स हार्मोन्स बनते हैं जो एराकिडोनिक एसिड के समान हैं, एराकिडोनिक एसिड के समान ही होते हैं। मतलब जैसे एराकिडोनिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही इन हार्मोन्स की स्ट्रक्चर होती है और लंबाई में लगभग 20 कार्बन यूनिट है। और लंबाई इनकी इन हार्मोन्स की जो लंबाई की बात की जाए तो 20 कार्बन यूनिट, मतलब एक चेन ले कार्बन की जिसमें 20 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हों तो उसकी जितनी लंबाई होगी उतनी इन हार्मोन्स की लंबाई होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्ट ऑन द सेल्स दैट प्रोड्यूस देम आर ऑन लाइक बर्निंग सेल्स, जैसे ओवर शॉर्ट डिस्टेंस एंड देम पीरियड्स। इसकी हिंदी होगी ए अणु लगभग, दीज मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्ट, मतलब कि विशेषतः जो काम इनका होता है इन हार्मोन्स का वह जो होता है उन कोशिकाओं पर कार्य करते हैं जो इन्हें उत्पन्न करती हैं, ये जिनसे बनते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स जिनसे बनते हैं उन्हीं पर काम करेंगे या बिल्कुल उसी के जस्ट बगल में या अपने पड़ोसी कोशिकाओं पर, यानी कम दूरी और कम समय अवधि के लिए। इनका काम का समय होता है वह भी कम होता है और दूरी जो होती है वह भी कम होती है। इकोसानोइड्स हार्मोन्स जिन कोशिकाओं से बनते हैं या तो उन पर काम करेंगे या तो जस्ट अपनी बगल वाली कोशिकाओं पर, जिनसे जहां बन रहे हैं वहां से बहुत ही थोड़ी दूरी पर, बहुत कम दूरी पर ये काम करते हैं और बहुत कम समय के लिए काम करते हैं। ठीक है, इकोसानोइड्स हार्मोन्स, इतना समझ में आया। इनके एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स मतलब पीजी इसे बोला जाता है, थ्रोम्बोक्सिनेज और ल्यूकोटेरिन्स एंड लिपोक्सिन ये हार्मोन्स के नाम है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजी और थ्रोम्बोक्सिनेज और ल्यूकोट्रियंस। ठीक है, ल्यूकोट्रियंस और थ्रोम्बोक्सानेज एंड लिपोक्सिन्स ETC मतलब इत्यादि, ये इकोसानोइड्स हार्मोन्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो में आप टाइप ऑफ हार्मोन्स और हार्मोन्स के बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और होम्योस्टेसिस के बारे में आप विस्तार से समझ गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हाइपोथैलेमस, इसी तरह से अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम एक अलग अलग वीडियो बना करके आपको हार्मोन्स, उनसे स्रावित हार्मोन्स और रोग इत्यादि के बारे में बताएंगे। तो आपको वीडियो कैसा आया लगा यह आप अपना फीडबैक कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक भी कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमें भी इसका कुछ बेनिफिट्स हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।